हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और उसके टॉप एमसीक्यूज। वो एमसीक्यूज जो कि ज्यादातर नीट और जेई में पूछे जाते हैं। तो वो सारे एमसीक्यूज, वो सारे कॉन्सेप्ट, वो सारी ट्रिक्स हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो जिसने भी इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है तो वो कॉपी और पेन को लेकर बैठे। बहुत सारी चीजें उसको इस वीडियो में मिलने वाली हैं, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें। तो शुरू करते हैं सबसे पहले और देखते हैं कि इस चैप्टर से हमारे पास क्या क्या चीजें हैं जो कि ज्यादातर पूछी जाती हैं एंट्रेंसेस में। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, कैसे निकालेंगे, क्या इनकी ट्रिक्स होती हैं, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। दूसरी चीज होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन यहां काफी बार पूछा जाता है। पिछले साल नीट में भी आया है और जेई में भी आया है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से। आयोनाइजेशन पोटेंशियल से आता है, एटॉमिक रेडियस से आता है या एटॉमिक साइज से आता है, और कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की ट्रिक 2024 नीट का सवाल है। यहां मैं आप लोग को कुछ और ट्रिक्स भी बताऊंगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। इसी वजह से कॉपी और पेन को लेकर बैठिएगा। तो यहां हमारे पास जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, जिसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, तो ये डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ एन एटम के। आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं उस एनर्जी को जो कि हमें चाहिए किसी भी आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। आखिरी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन सब इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए एक एक करके, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अभी हम लोग इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे आगे, लेकिन पहली चीज होती है जिसके ऊपर डिपेंड करता है वो साइज है। दूसरी चीज, अगर हमारे पास हाफ फील्ड है, अगर हमारे पास कभी भी कोई हमारी ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हैं, तो हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हाफ फिल्ड की वजह से जो स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। अगर ये फुलफिल होंगी, अगर ये फुलफिल होंगी तो एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब और ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हमें चाहिए इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, क्योंकि ये स्टेबल हो चुके हैं। तो यहां एक्सेप्शनल केस क्या है, जरा समझते हैं। एक्सेप्शनल केस ये है कि बेरिलियम की बोरोन से ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, और यहां दो इलेक्ट्रॉन्स ये स्टेबल हो चुके जो कि अब निकलना नहीं चाहते, मुश्किल से निकलते हैं। इसी वजह से बेरिलियम की ज्यादा है। यहां नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाफ फिल ऑर्बिटल हैं। तो याद रखिएगा कि ये एक्सेप्शनल केसेस है और इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन बना था। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारे पास डी। कॉपी को अपने पास रखिएगा। अगर इन 15 क्वेश्चंस में से आप 12 या उससे ज्यादा बनाते हैं, इसका मतलब आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो आते हैं अपने दूसरे स्लाइड पे। अब जरा समझते हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को कि आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में, उसको निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, उसको बोला जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, या फिर एनर्जी, या फिर पोटेंशियल। इसका यूनिट याद रखिएगा, इसका यूनिट होता है किलो जूल पर मोल। ये आप लोग याद रखिएगा यूनिट इसका। दूसरी चीज आती है जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बच्चों को यहां कंफ्यूजन रहता है, वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, मान लीजिए मेरे पास कोई भी एटम है जिसको मैंने बोला एक्स। अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ये निगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो इस निगेटिव चार्ज बनने में जो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन करने पर जो एनर्जी या एंथैल्पी निकलेगी, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बहुत सारी किताबों में लिखा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक ही होता है। यहां हम लोग देखेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो पहली चीज हमने देखी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसे कहते हैं, उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
इज निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की निगेटिव होती है। तो अगर हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो हम बताएंगे कि ये एक दूसरे के निगेटिव होती हैं। लेकिन यहां बात खत्म नहीं होती है, बात एक और आती है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बराबर होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 2/5 ऑफ आर। आर की वैल्यू होती है 8.314 और ये टेम्परेचर है जिसको हम 300 केल्विन कंसिडर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा थोड़ी सी ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब क्वेश्चंस आते हैं मुश्किल एम्स में जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो ये सवाल आने के चांसेस हैं, या जो जेई एडवांस है वहां ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज निगेटिव फॉर ऑल एलिमेंट्स। सारे एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निगेटिव होती है सिवाय नोबल गैसेस के। नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो पॉजिटिव होती है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इज अपोजिट। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए कि हमने ओ को O माइनस बनाया। जब हमने ऑक्सीजन को O माइनस बनाया तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी वो निगेटिव आएगी। लेकिन अब जब हम उसको एक और इलेक्ट्रॉन देंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, जब हम इसको एक और इलेक्ट्रॉन देंगे, इसको -2 बनाएंगे, तो ये डेल्टा Eg पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ये समझिए। क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पहले से इलेक्ट्रॉन है और हम उसको एक और इलेक्ट्रॉन देंगे तो उनके बीच में रिपल्जन होना शुरू हो जाता है, अट्रैक्शन नहीं होता, जिसकी वजह से जो डेल्टा H होगा या जो हमारे पास एंथैल्पिक चेंज होगी वो पॉजिटिव हो जाती है। तो याद रखिएगा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। आता है दूसरा सवाल, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इनके बीच में जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसका ऑर्डर क्या होगा। अभी मैंने आप लोगों को बोला इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं जब उस एटम को इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो कौन ज्यादा एनर्जी निकालेगा। वो सबसे ज्यादा एनर्जी निकालेगा जिसको सबसे ज्यादा बेचैनी थी स्टेबल होने की। ये चीज याद रखिएगा। तो यहां इनमें से सबसे ज्यादा बेचैनी किसको रहती है, ऑक्सीजन को रहती है। तो पहले नंबर पे तो हो गया ऑक्सीजन, उसके बाद रहती है नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन भी आ गया। उसके बाद यहां ऑर्डर से हम इसकी ट्रिक देख सकते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें बहुत मेहनत से बनाई गई है वीडियो। तो एक चीज याद रखिएगा कि इस वीडियो पे, क्योंकि ये बड़ी मेहनत से बनाई है मैंने, इस वीडियो पे व्यूज बहुत आ जाएंगे। हो सकता है 1 2 3 साल लग जाएं, 4 साल लग जाएं इस वीडियो पे लाइक आने में या व्यूज आने पे, 1 2 साल लग जाएं। लेकिन आप लोग अभी इससे फायदा उठा लीजिएगा ताकि आप लोग एंट्रेंस में बहुत आसानी से ज्यादा मार्क्स ला सकें। तो यहां हमारे पास ये ऑर्डर है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है किलोजूल पर मोल, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा ज्यादा होती है फ्लोरीन से। क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखने वाला एलिमेंट होता है। दूसरे नंबर पे फ्लोरीन आता है। ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात नहीं हो रही है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अभी आगे आएगा। तीसरा सवाल आता है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब इसका जब आंसर बताता है बच्चा, क्योंकि ये जेई का क्वेश्चन है, तो ज्यादातर बच्चे गलत बताते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते कि इस क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो आपको मैं बताता हूं कॉन्सेप्ट। बहुत सारे बच्चे क्या समझते हैं कि ये O से O माइनस बन रहा है। ये O से O माइनस नहीं बन रहा, ये O माइनस का ही पूछा जा रहा है कि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, इसकी होगी, इसकी होगी या इसकी। याद रखिएगा ये मॉलिक्यूल हैं, ये तो स्टेबल हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी ज्यादा होगी जिसके अंदर चाहत होगी स्टेबल होने की। तो यहां चाहत किसकी होगी जरा समझिए। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स गिनेंगे हम तो 9 हैं, इसके पास है 10, ये ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है।
ज्यादातर बच्चे आंसर ये लगा के आ जाते हैं और फिर बताते हैं कि बहुत मुश्किल आया था पेपर, हम लोगों का नाम नहीं आ पाया, ड्रॉप करेंगे, ये सारी चीजें बताते हैं। तो समझ में आया किसका होगा आंसर? हमारे पास ऑक्सीजन होगा, O माइनस होगा यहाँ आंसर। अगर यहाँ चार्ज नहीं लगा होता तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखता है अपने अंदर। याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। क्यों रखता है? क्योंकि इसके पास ज्यादा बेचैनी है इलेक्ट्रॉन लेने की, क्योंकि ये स्टेबल होना चाहता है, ज्यादा रिएक्टिव है। समझ में आती है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर आ गया है हमारे पास, बहुत आसान होता है अगर हम जानते हैं कि कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। तो यहां मैंने आप लोगों को आगे भी बता दिया है इसका कि क्या होगा आंसर, मतलब इससे रिलेटेड। तो पहले समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, किसको हम बोलते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और फ्लोरीन जो होते हैं, सॉरी हैलोजन जो होते हैं, वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। और उन हैलोजेंस में जो ऑर्डर होता है वो होता है ये, सबसे ज्यादा होगा फ्लोरीन, फिर होगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम मेजर कर सकते हैं पॉलिंग्स स्केल और म्यूलिकन मेथड से। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता और इसको निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है 0.208 अंडर रूट ऑफ डेल्टा ए बी। यहां डेल्टा ए बी रेजोनेंस एनर्जी होती है जो कि हमेशा हमें गिवन होगी अगर हमसे पूछा जाएगा। और ये वो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो कि दो एलिमेंट्स के बीच में होगा। तो यहां हमारे पास इसका आंसर क्या होगा? पहली चीज समझ लीजिए, सिर्फ बहुत आसान सी चीज मैं बता रहा हूं कि हमारे पास जो ऑर्डर होता है उसको फोन से याद रख लेंगे। फोन, फोन मतलब फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, नाइट्रोजन दूसरे नंबर पे, सॉरी ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे, नाइट्रोजन तीसरे नंबर पे। यहां नाइट्रोजन आ रहा है, इनसे ज्यादा कोई भी नहीं है। तो आंसर हम बिना कुछ सोचे समझे लगा सकते हैं। लेकिन आगे मैं आप लोगों के लिए और भी चीजें लेकर आया हूं, अभी उसकी ट्रिक आ जाएगी आगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। यहां हमारे पास आ गया आयोनिक रेडियस सबसे ज्यादा किसका होगा। आप लोग ट्राई कर रहे हैं ना क्वेश्चंस के, आप लोग के आंसर आ पा रहे हैं? तो अब जरा समझिए आयोनिक रेडियस किसका सबसे ज्यादा होगा। तो याद रखिएगा कि हम आयोनिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली पॉजिटिव चार्ज के, और डायरेक्टली होता है निगेटिव चार्ज के। इसका मतलब मान लीजिए कि मेरे पास फ्लोरीन है, माइनस O-2 है और N-3 है। तो जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा मेरे पास, जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा उतना ही बड़ा साइज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया साइज का ऑर्डर। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज के। तो इसका मतलब Mg अगर मेरे पास है, अगर मेरे पास Na प्लस है तो ये बड़ा होगा। जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा रेडियस होता है। याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पिछले साल ही नीट में भी आए हैं इस टाइप के क्वेश्चन और जेई में भी आए हैं। तो आते हैं 6 क्वेश्चन पे, और ये पूछा गया है हमसे कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है। तो यहां अभी हम लोगों ने देखा था फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा होती है फ्लोरीन से। तो ये हमारे पास आंसर हो गया, ये इनकरेक्ट है और सब सही है। ठीक है, मेटेलिक रेडियस जो होता है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। मेटेलिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है और ये तीनों सब चारों एलिमेंट एक ही ग्रुप के हैं। ठीक है, हेलिना की रब से फरियाद, इसको याद कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल को किस तरह से याद कर सकते हैं मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एक वीडियो। 7 क्वेश्चन आता है, ये बड़ा सही चीज है। यहां इससे पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक रेडियस की होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हाफ फिल और फुल फिल बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हाफ फिल है और फुल फिल है तो उसकी हमेशा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्क्रीनिंग इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसी वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। यहां हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है।
सारे एमसीक्यू अगर 20 साल के एमसीक्यूज करेंगे तो वो भी हमसे होंगे, हमें अगर ये सारी चीजें याद हैं तो ये लिख लीजिएगा, ऑर्डर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है। इसकी वजह हम लोग यहां से देख सकते हैं, हाफ फिल है तो नाइट्रोजन हाफ फिल होता है, इस वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो ऑर्डर है वो हमने यहां लिख लिया है सेकेंड और थर्ड पीरियड के लिए। सेकेंड और थर्ड पीरियड के लिए क्या ऑर्डर होगा हम लोगों ने यहां लिख लिया है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम जेड इफेक्टिव बोलते हैं। जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है देखते हैं, आइए। अभी रुक जाइए, आगे है वो मैंने सारी चीजें लिखी हुई हैं, ऐसा नहीं है कोई भी टॉपिक है तो वो मैंने हर टॉपिक जो मुश्किल लगेगा आपको उससे रिलेटेड चीजें, अब जैसे यहां मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी आप लोग को, ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी आगे भी है। तो कैटायन और एनाइन की साइज रेशियो किसमें ज्यादा होगी, वो उसमें ज्यादा होती है जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में, एटॉमिक नंबर के बीच में ज्यादा डिफरेंस होता है। तो यहां CS और I के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहां CS और F के बीच में ज्यादा डिफरेंस है। इसका मतलब ये हो सकता है। Li और F के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, इनके बीच में भी नहीं है, आंसर हो गया। तो अगर हमसे कैटाइन और एनाइन साइज रेशियो पूछी जाती है तो हम देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज बड़ा हो बहुत ज्यादा और निगेटिव चार्ज छोटा हो, तो उसके लिए हमारे पास जो रेशियो होगी वो ज्यादा रहती है। एलिमेंट हैविंग द एटॉमिक नंबर 120, पिछले ही साल का या 2-3 साल पहले का जेई का सवाल है ये, और इसमें कहा गया है कि अगर कोई एलिमेंट है जो कि डिस्कवर्ड होता है और एटॉमिक नंबर उसका 120 है तो उसका जो ग्रुप नंबर होगा वो कौन सा होगा। तो याद रखिएगा, अभी हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है हमारी, अभी जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें यहां जो एलिमेंट आता है आखिरी एलिमेंट वो है 118, 118। इसका नाम है ऑर्गेनिसोन, ऑर्गेनिसोन। तो 118वें एलिमेंट का नाम हमें पता चल चुका है। मैं आप लोगों के लिए भी ये भी बताऊंगा कि इसका आईयूपीसी नेम क्या हो सकता है। अब 119वां एलिमेंट आएगा यहां, मतलब इसके बाद यहां अल्कली, इसके बाद आएगा 120वां एलिमेंट जो कि अल्कलाइन अर्थ मेटल होगा। अब मैं आप लोगों को एक शैतानी ट्रिक बताता हूं। मान लीजिए कि अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 104 है तो उसका ग्रुप नंबर 4 होगा। याद रखिएगा, ग्रुप नंबर कितना हो जाएगा, ग्रुप नंबर 4 हो जाएगा। अगर किसी भी एलिमेंट का 105 एटॉमिक नंबर है तो उसका एटॉमिक नंबर अगर 105 है तो ग्रुप नंबर 5 होगा, 106 होगा तो इसी तरह से 118 वाले का ग्रुप नंबर 18 आया है। तो ये शैतानी ट्रिक है, इसको याद रखिएगा, जेई के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं जरा जल्दी से, और यहां देखते हैं ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमने देखा, यहां बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हमसे पूछा गया कि इसमें, इसमें और इसमें सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा, मतलब सबसे मुश्किल से इलेक्ट्रॉन किसमें से निकलेगा, तो इसमें से निकलेगा Fe3+ से। यहां हमने एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर देखा है, ये एक्सेप्शनल केस है, शायद अभी 2-3 साल पहले ही क्वेश्चन आया है। तो 13 ग्रुप के लिए हमारे पास जो ऑर्डर होता है वो ये है, जबकि जो साइज का ऑर्डर होना चाहिए वो भिंडी आलू गाजर इन थैला, ये 13 ग्रुप है। भिंडी आलू गाजर इन थैला ये 13 ग्रुप है, लेकिन जो ऑर्डर होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बोरॉन के बाद यहां थेलियम आता है और गैलियम आता है, एल्यूमिनियम इसके बाद आता है, ठीक है। सॉरी, यहां ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, मैंने एटॉमिक रेडियस बताया। एटॉमिक रेडियस में क्या होता है, ये इधर आता है, भिंडी गाजर आलू हो जाता है, ठीक है, गाजर आलू इन थैला ये। लेकिन आयोनाइजेशन पोटेंशियल के लिए जो ऑर्डर रहता है ये भी याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप कौन कौन से एलिमेंट्स शो करते हैं, लिथियम और मैग्नीशियम करते हैं एक दूसरे के साथ, और बेरिलियम और एल्यूमिनियम करते हैं दूसरे दूसरे ग्रुप में, नेक्स्ट ग्रुप के साथ। क्या होती है डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं जब एक ही ग्रुप के एलिमेंट अपने ग्रुप के बजाय अपना जो डायगोनल एलिमेंट होता है उसके साथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इसी तरह से ये वाला एलिमेंट इसके तरह करेगा। तो यहां हमारे पास बेरिलियम होता है, यहां एल्यूमिनियम होता है, तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम करते हैं। इसी तरह से लिथियम और मैग्नीशियम
एक दूसरे से रिसेंबल करते हैं प्रॉपर्टीज, इसी चीज को डायगोनल रिलेशनशिप बोला जाता है। आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल आयन। लीस्ट स्टेबल का मतलब मोस्ट रिएक्टिव हो गया, सबसे ज्यादा रिएक्टिव इसमें से कौन होगा। लीस्ट स्टेबल का मतलब मोस्ट रिएक्टिव हो गया। मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा इसमें से, जो के जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होंगे। ठीक, तो लिथियम के लिए हमने देखा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम का कितना हो जाएगा 5। ठीक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 5 हो गया, इसके पास 6 हुआ, इसके पास 7 हुआ। तो अब हम देखेंगे तो यहां इसके पास 1s2 2s2 2p1, तो यहां एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो इस वजह से 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके पास, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, तो ये स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ये रिएक्टिव है, तो यहां हमारे पास ये रिएक्टिव हो जाएगा क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये पहले से स्टेबल था, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसलिए रिएक्टिव हो जाता है। मैं तो पहले से खुश था, तुमने फालतू में मुझे एक दे दिया, ये कहता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन 4 एलिमेंट्स की दी हुई है और ये पूछा गया है ये किसकी होगी, तो सबसे ज्यादा इसमें किसकी होती है, क्लोरीन की। तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा, इसका मतलब यहां बीच वाला नंबर सबसे ज्यादा होना चाहिए। आंसर बन गया अगर आप लोगों ने थोड़ा सा गौर किया, तो आंसर हमारे पास 349 हो जाएगा, आंसर हो गया। बहुत बार ऐसा होगा कि हम मुश्किल सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमें ट्रिक्स पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अगर हमें ये चीज आती है तो बहुत आसानी से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगला ही टॉपिक आएगा, हम लोग डेफिनेशन भी देखेंगे। ऐसा नहीं किया मैंने कि कोई भी कॉन्सेप्ट बताया लेकिन उससे रिलेटेड चीज नहीं बताई, क्वेश्चंस भी हैं, थ्योरी भी है। तो यहाँ हमने स्क्रीनिंग इफेक्ट को देखते हैं क्या होता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए यहाँ तो आप लोग ये याद कर लिए कि SPDF, ये इसका ऑर्डर होता है। क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, आइए देखते हैं। The actual charge felt by the valence shell electron is called effective nuclear charge। पहले जरा एटॉमिक रेडियस का यहाँ ऑर्डर देखिए क्योंकि मुझे कुछ बनाना पड़ेगा, मैं ये फिर डिलीट कर दूंगा। तो एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर अभी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि भिंडी आलू गाजर के अलावा ये हो जाता है। ठीक है, अगर मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया था तो आप लोग, मैंने थोड़ा सा चेंज तो नहीं कर दिया ना, हो ठीक है, ये उल्टा हो गया था ना यहाँ आप लोग इसको ऑर्डर मतलब जो एरो है ग्रेटर देन का वो उल्टा हो गया था। ठीक है, तो उसको याद रखिएगा। तो यहाँ हमारे पास भिंडी आलू गाजर, यहाँ गाजर आता है, ठीक है, और आलू बाद में आएगा, मतलब एल्यूमिनियम का साइज ज्यादा होगा और गैलियम का कम होगा। ठीक, तो ये मैं अब यहाँ कर रहा हूँ डिलीट। अब जरा समझिए कि क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ न्यूक्लियस था अब ये जो न्यूक्लियस होता है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज लगाएगा जिसको न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। ये अपनी तरफ खींचता है इसको, तो जब अपनी तरफ खींचेगा तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। अब इसको टोटल न्यूक्लियर चार्ज भी बोल सकते हैं। अब होता क्या है कि जब ये इसको अपनी तरफ खींचता है तो क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां भी अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इसकी अंदर वाली शेल्स में हैं जो कि नेगेटिव चार्ज हैं, यहां सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब ये वाला इलेक्ट्रॉन अंदर आता है तो ये इसमें रिपल्सिव फोर्स पैदा करते हैं जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आ पाता। अब मान लीजिए कि ये फोर्स लगा रहा है, मैंने कहा 10 यूनिट की, सॉरी 100 यूनिट की, 100 यूनिट की फोर्स लगा रहा था। अब लेकिन ये लोग इसको वापस भेज रहे हैं 20 यूनिट से, ये नहीं आने दे रहे इसको अंदर। तो अब जो इफेक्टिव चीज होगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, उसी को हम एक्चुअल चार्ज बोलते हैं जो कि Z इफेक्टिव होता है, जिसको न्यूक्लियर चार्ज बोल देते हैं। अब ये जो रिपल्सिव फोर्स थी जो कि ये अंदर से इलेक्ट्रॉन लगा रहे थे कि मत अब भैया तू, हम तो फंस गए, तू मत फंस, तो वो होती है हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ में आ गया आप लोगों के? तो यहां इफेक्टिव Z इफेक्टिव टोटल न्यूक्लियर चार्ज माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है, याद रखिएगा इस चीज को।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, बड़ा ही अच्छा सवाल है, बहुत जगह पूछा जाता है, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं और भी किसी भी चैप्टर में पूछा जाता है। इसकी ट्रिक बताता हूं मैं आप लोगों को, याद रखिएगा, अगर ऑक्सीजन के साथ दूसरा एलिमेंट लगा हुआ है, सारे ऑक्सीजन ही लगे हुए हैं, दूसरा कोई भी एलिमेंट लगा हुआ है और हमें एसिडिटी चेक करने के लिए बोला जाता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, जिसकी सबसे ज्यादा होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ये सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोस व्हिच हैव बोथ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर, जिसके पास एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों होते हैं, उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोल सकते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर का हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है यहां। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो करेक्ट ऑर्डर होगा, वो हैलोजन जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, अल्कली जो होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। F2 इज रिड्यूसिंग, यहां हैज लिखना पड़ेगा हमें, केमिस्ट्री के साथ साथ हमारी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। F2 हैज ऑक्सीडाइजिंग पावर बिकॉज इट हैज हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल इसका ज्यादा होगा, इसी वजह से हमारे पास F2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर ज्यादा होगी, तो उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब यहां आप लोगों को थोड़ा सा माइंड लगाना है, हो सकता है यहीं आगे कहीं इसका आंसर हो या पीछे दिया हुआ हो, वहीं से मालूम करके आपको इसका आंसर बताना है। 14वां क्वेश्चन आता है, यहां मैंने आप लोगों को बताया है कि अलोंग द पीरियड एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मतलब अगर हम इस तरफ चलेंगे पीरियड में, मान लीजिए सेकंड पीरियड में जा रहे हैं, थर्ड पीरियड में जा रहे हैं, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम इस तरह से जा रहे हैं, तो हमारा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। लेकिन अब जरा समझिए ये वाला पॉइंट, डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप बेसिसिटी इंक्रीज होती है। अगर डाउन द ग्रुप बेसिसिटी इंक्रीज होगी, इसका मतलब एसिडिटी, इसका मतलब एसिडिटी डिक्रीज होगी, एसिडिटी डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप। अब पूछा गया है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, क्योंकि एसिडिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब पहले वाले एलिमेंट की सबसे ज्यादा बेसिसिटी होगी। कॉपी पे लिख लो, याद रखना मरते दम तक सारे क्वेश्चंस, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस नीट और जेईई में आते हैं और इसी तरीके का पेपर बनता है। 5 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, वो आप लोगों का होमवर्क है। कमेंट में ये जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाई गई है वीडियो, कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, और जो आंसर आप लोगों से पूछे गए हैं वो जरूर बताइएगा। इसके अलावा कौन सा चैप्टर है ऐसा जिसके आप लोग चाहते हैं कि मैं टॉप एमसीक्यूज पहले लेकर आऊं, ये चीज आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अब ये क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि 119 अगर कोई एलिमेंट है तो इसका एटॉमिक नंबर अगर 119 है तो उसका नाम क्या होगा, तो नाम के लिए हमें यहां IUPAC नेमिंग करनी पड़ती है। तो 1 के लिए हमारे पास क्या है, 1 के लिए हम अन लिखते हैं, तो अन लिख दिया, फिर 1 के लिए फिर से अन लिखेंगे, उसके बाद 9 के लिए हमारे पास है इन, इन, और जब भी हम ये लिख देते हैं तो लास्ट में हमें EM लिखना पड़ता है, तो हमारा नाम हो जाता है कंप्लीट। इसी तरह से मान लीजिए हम 112 करते हैं तो अन अन फिर बाई EM हो जाएगा। एक बड़ा अच्छा सवाल सब बच्चों से है, जो बता देगा या सोच लेगा तो वही सबसे बड़ा क्रांतिकारी है, कि मैंने कुछ नेम उधर लिखे हैं और कुछ नेम इधर लिखे हैं। जरा सोचिएगा, जिसका IQ और केमिस्ट्री अच्छी है वही बता सकता है इसका आंसर, कि मैंने ये यहां लिखा है, अन इधर लिखा है, हेक्स इसी तरह से ये। तो आखिरी सवाल आप लोगों का आ चुका है। अब जो 5 क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं होमवर्क, उनको मैं दिखाता हूं और इसके कमेंट में आप लोग आंसर बताइएगा जरूर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो मैंने पढ़ाया है उसी से है ये क्वेश्चन। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 0 फॉर, किस के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होगी, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट साइज, इनमें से सबसे ज्यादा साइज किसका होगा। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इन Cl2 मॉलिक्यूल इज, इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस है वो ये है, तो हमारे पास रेडियस ऑफ Cl एटम कितना होगा। उसके बाद है ये लास्ट सवाल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इनकी हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बताना है। तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और इन 5 क्वेश्चंस के आंसर जरूर बताइएगा, सोचिएगा, इनके नोट्स बनाइएगा। थैंक यू बच्चों।